चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत का संविधान विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। भारत के संविधान का स्वरूप कैसा है, भारत के संविधान में कौन सी बातें प्रारंभ में उल्लिखित की गई थी और आज किस रूप में हैं। इस तारतम्य में भारतीय संविधान सभा के बीच में संविधान का दूसरा वाचन किया गया। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच दूसरा वाचन हुआ। इस दौरान कुछ बातें स्पष्ट की गई। उनमें से शस्त्र धारण करने के विषय में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। शस्त्र धारण करने के, शस्त्र यानी हथियार, कुछ लोग बंदूक रिवाल्वर लेकर चलते हैं या सिखों को कटार लेकर के चलने की अनुमति है। तो यह किस विचार के अनुरूप है, इसके पीछे क्या तर्क दिए गए थे, इनको जानने के लिए हम आज इसका अध्ययन करने के लिए उपस्थित हैं। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि थोड़ा सा यह विषय जटिल हो सकता है, तो दोबारा भी आपको वीडियो देखना पड़ सकता है। तो दोबारा देखें, क्योंकि यह उपयोगी जानकारी है, इसको जानना हमारा कर्तव्य है। संविधान के बारे में जितना अधिक हम जानेंगे उतने ही अधिक हम लाभ ले सकेंगे। लाभ के कई क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी, जो विद्यार्थी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह जानकारी बहुत उपयोगी है, उपयोगी साबित होगी। क्योंकि जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान के तहत हमें इसे जानना आवश्यक है। तो हम बिना देर किए चर्चा करते हैं। शस्त्र धारण करने के संबंध में हमारे संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचार जानते हैं। शस्त्र धारण करने के संबंध में आप कहते हैं कि मेरे मित्र श्री कामत बहुत अधिक उत्तेजित हो गए थे। मेरे विचार से स्थिति जो हमने ग्रहण की है वह बिल्कुल स्पष्ट है। यह सत्य है, सबको मालूम है कि कांग्रेस इस बात का आंदोलन करती रही कि शस्त्र धारण करने का अधिकार होना चाहिए, यानी हथियार लेकर चलने का अधिकार होना चाहिए। इसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकते, वह तो इतिहास संबंधी बात है। पर साथ ही साथ मेरे विचार से सभा को यह नहीं भूल जाना चाहिए कि जिन परिस्थितियों में कांग्रेस ने ऐसे प्रस्ताव किए थे, वे परिस्थितियां अब इस समय मौजूद नहीं है, वर्तमान नहीं है। तो इस पर श्री एच.बी. कामत जी कहते हैं, बड़ा ही चतुरपूर्ण तर्क है। माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा, जी हाँ, इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को शस्त्र धारण करने की आज्ञा नहीं दी थी। और ऐसा उन्होंने शांति और आदेश के आधार पर नहीं किया था, बल्कि इस आधार पर कि एक विदेशी सरकार के विरोध में अधीनस्थ प्रजा को शस्त्र धारण करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, जिससे कि वह सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संगठित ना हो सके। अतः मेरे विचार से वे आधारभूत विचार जिनसे प्रेरित होकर ये संकल्प पारित किए गए थे, अब मिट गए हैं, क्योंकि अब अंग्रेज चले गए हैं। वर्तमान परिस्थितियों में मैं स्वयं यह नहीं सोच सकता कि किस राज्य किस प्रकार शासन कार्य का संचालन कर सकेगा। प्रत्येक व्यक्ति को बाजार जाने और बेरोक टोक तमाम तरह के आक्रमणकारी शस्त्र खरीदने का अधिकार प्राप्त हो। श्री एच.बी. कामत कहते हैं, एक स्पष्टीकरण का प्रश्न है। श्रीमान, इस अधिकार को आयंत्रित करने के लिए पराधिक दिया हुआ है। इस पर माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब कहते हैं
कि वह पराधिक क्या करता है, उस पराधिक में क्या कहा गया है। पराधिक केवल नियमन कर सकता है, यानी नियम बना सकता है, और नियमन शब्द की व्याख्या शर्तों के न्यायालयों ने यह की है कि उसका अर्थ है विनिधान करना, पर शर्तें कभी ऐसी नहीं हो सकती जिनसे नागरिकों के शस्त्र धारण करने का अधिकार निराकृत हो जाए, उसका निराकरण हो जाए। इसलिए नियमन स्वयं किसी नागरिक को जो शस्त्र धारण करने का अधिकार प्राप्त करना चाहता है, शस्त्र धारण करने में बाधा नहीं डालेगा। समस्त नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के ऐसे किसी मौलिक अधिकार के देने की नीति पर मुझे बड़ी आपत्ति है। उदाहरण के रूप में यदि श्री कामत का प्रस्ताव कि प्रत्येक व्यक्ति को शस्त्र धारण का मौलिक अधिकार हो स्वीकार कर लिया जाए, तो हजारों लाखों व्यक्तियों को, जिनको आज जराइम पेशा लोगों में शामिल किया जाता है, शस्त्र धारण करने का अधिकार होगा। सब तरह के लोगों को, चाहे वे स्वभाव से अपराधी ही हों, शस्त्र धारण करने का अधिकार की मांग करने का हक हो जाएगा। आप यह तो कह ही नहीं सकते कि इस पराधिक द्वारा किसी व्यक्ति को इस कारण शस्त्र धारण करने का अधिकार नहीं होगा कि वह किसी विशेष वर्ग का है। इस पर श्री एच.वी. कामत ने कहा, यदि डॉक्टर अंबेडकर इस पराधिक को पूर्ण रूप से स्पष्टतया समझते हैं, तो उनको यह अनुभव होगा कि मेरे संशोधन का यह प्रभाव नहीं है। माननीय डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने कहा, इस समय मैं यह बात नहीं मान सकता हूँ। मेरे पास अब अधिक समय नहीं है। उस स्थिति को स्पष्ट कर रहा हूँ जिसको मसौदा समिति ने ग्रहण किया है। बात तो यह है कि इस भेद रहित अधिकार को प्रदान करना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन यह है कि जहां तक शस्त्र धारण करने का संबंध है, हमें इस बात का आग्रह नहीं करना चाहिए कि व्यक्ति को शस्त्र धारण करने का अधिकार हो, वरन इस बात पर आग्रह करना चाहिए कि व्यक्ति का शस्त्र धारण करने का कर्तव्य है। इसे कर्तव्य की श्रेणी में रखा गया है, अधिकार की श्रेणी में नहीं। एक माननीय सदस्य, धन्य धन्य, यह संविधान सभा के सदस्य द्वारा धन्यवाद का ज्ञापन किया गया। सत्य बात तो यह है कि जो कुछ अधिकार हमें प्राप्त करना चाहिए वह यह है कि जब सद्यस्कृत्य स्थिति उत्पन्न हो, इस तरह की स्थिति बने, जब युद्ध हो, जब विप्लव हो, जब राज्य की स्थिरता और सुरक्षा संकट में हो, उस समय राज्य की रक्षा हेतु राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को शस्त्र धारण करने के लिए आमंत्रित करने का अधिकार हो। इस बात को हमें मान लेना चाहिए, और अनुच्छेद 17 के पराधिक द्वारा हमने स्थिति को सुरक्षापूर्ण बना दिया है। यही वजह है कि जब किसी को खतरा महसूस होता है तो वह एक्ट के तहत अपने साथ हथियार लेकर चल सकता है। इसके लिए लाइसेंस धारण करना आवश्यक होता है। तो यह हम चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको यह चर्चा कैसी लगी, इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। वीडियो के नीचे ही कमेंट बॉक्स दिया रहता है, कमेंट लिखा रहता है, तो वहाँ पर क्लिक करके हम अपने विचार टाइप कर सकते हैं और दूसरों को भी यह वीडियो बताएं ताकि उनके सामान्य ज्ञान में वृद्धि हो सके। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। धन्यवाद, आभार।